हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DFCCIL एग्जाम के लिए CRM का क्वेश्चन। और ये आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आपको बताना भी है कि इसमें से आपको कितना मार्क्स आया। ये टेस्ट नंबर 5 है। अगर पीछे का आप नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, वो सब प्ले में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आपको अपना मार्क्स भी बताना है कॉमेंट बॉक्स में कि आपको कितना मार्क्स आया। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, द टर्म CRM इज क्लोज रिलेटेड टू, मतलब इसमें से जितना ऑप्शन दिया गया है उसमें से CRM किससे रिलेटेड है। तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ओरेकल सिबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए और आज हम क्या किए हैं, जैसे कि हम आपको इसका सॉल्यूशन बोलकर सुनाते थे ना, तो अब हम क्या किए हैं कि एक चीज़ आपके लिए थोड़ा नया किए हैं। देखिए आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा आप बताइएगा। जैसे कि इस तरह से जो सॉल्यूशन होगा ना, ये हम आपको लिख करके प्रोवाइड करने का कोशिश किए हैं। हालांकि हम ये सॉल्यूशन लिखे थे आपके लिए नहीं, ये हम खुद ही समझने के लिए लिखे थे, लेकिन हम बाद में इसका फोटो खींच करके हम ऐसे ही रफ में ही हम आज आपके लिए डाल दिए हैं। अगर ये प्रोसेस आपको अच्छा लगेगा तो हम अगले दिन से इसको सही से लिख करके लाएंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा ज़रूर। जैसे कि देखिए यहाँ पे ओरेकल मतलब सिबल के बारे में हम बात करेंगे। देखिए पहले क्या था, ये ओरेकल कंपनी के अंदर ये जो जो सिबल मतलब टॉम सिबल जो थे ये वर्क करते थे। ठीक है, और बाद में ये अपना खुद का मतलब एक सिस्टम डेवलप कर लिए जिसका नाम रखे सिबल सिस्टम। ठीक है, तो ये कब किए थे, तो 2005 में सिबल सिस्टम मतलब डेवलप किए थे इनके द्वारा, मतलब टॉम सिबल के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, और बाद में इसको क्या, तो मतलब जो ओरेकल कंपनी थे वो खरीद लिए। अभी जो ये ओरेकल सिबल है ये क्या है कि मतलब वर्ल्ड में सबसे अच्छा CRM सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग कंपनी है। क्या है कि ये CRM सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाइन लिखा है कि ओरेकल सिबल CRM हेल्प टू किसको, तो ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को हेल्प करता है उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि इसके पास ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसके वजह से क्या होता है कि मतलब जो कस्टमर होता है और बिजनेस होता है उसके बीच में एक अच्छा इंटरेक्ट बनता है, जिसके वजह से क्या होता है कि बिजनेस के गोल करने में मतलब गोल को अचीव करने में मतलब इसको मदद मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि ओरेकल CRM कलेक्ट द कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब जो कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है उस प्रोडक्ट के बारे में उसको कलेक्ट करता है, और उसके बाद क्या होता है कि ये हेल्प होता है बिजनेस को आगे ग्रो करने में। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है। ये देखिए इसमें हम मतलब बिल्कुल राइटिंग पे फोकस नहीं किए हुए, क्योंकि हम रफ डाटा में लिखे थे इसीलिए ऐसा है, तो आप समझने का कोशिश कीजिए खाली। ठीक है, देखिए इट हेल्प टू मतलब क्या करता है, हेल्प की मतलब जैसे कि कोई भी इनोवेशन है, इनोवेशन स्ट्रेटजी है मतलब नया है उसमें, या मतलब किसी भी प्रोडक्ट का उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, मतलब कैसे कैसे प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे, उसके अंदर क्या क्या खासियत होना चाहिए, तो मतलब प्रोडक्ट का रोड मैप क्या होना चाहिए भी सिस्टम के द्वारा CRM सिस्टम के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, देखिए पहले जो था ओरेकल कंपनी जो था वो क्लाउड मतलब फैसिलिटी नहीं देता था, लेकिन अब क्या हुआ कि नया में जो ओरेकल आया है तो ये क्या किया है कि मतलब क्लाउड फैसिलिटी भी दे रहा है। क्लाउड फैसिलिटी बोले तो जैसे कि आपका कोई भी डाटा जो ऑनलाइन जो सेव रहता है ना, स्टोर रहता है, तो वो कहाँ रहता है, तो वो उस कंपनी के क्लाउड में ही रहता है वो स्टोर। समझ गए बातों को, तो ये इसलिए दिया गया है ना ताकि और जो कस्टमर है ना उस कंपनी का और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, उसके प्रति मतलब उसका एक अच्छा विश्वास बने, एक अच्छा मतलब इंटेंशन बने उसके पीछे। ठीक है, इसी के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड किया गया। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। जो सिबल सिस्टम थे पहले, इनका काम क्या था ना कि जैसे कि जहाँ से भी डाटा आ रहा है, जैसे फ़ोन से, मेल से, एड्रेस से, यूट्यूब से, जहाँ से भी सोशल मीडिया से, हर जगह से जो डाटा आता है उसको क्या करते थे कि स्टोर होता था वहाँ पे। अब उस डाटा में से क्या होता था ना कि टारगेट कस्टमर को लिया जाता था। ठीक है, टारगेट कस्टमर बोले तो जो डाटा अभी एक्टिव है, समझ गए, एक्टिव डाटा को लिया जाता था, फिर उसके द्वारा क्या किया जाता था कि कस्टमर को टारगेट किया जाता था। तो ये सब जो सिस्टम होता था CRM के अंदर, ये ऑटोमेटेड सिस्टम को ही क्या बोलते थे कि यानी कि SFA बोलते हैं, यानी कि सेल्स फॉर ऑटोमेशन बोलते हैं। ये हम थोड़ा सा यहाँ पे बताए हैं, हम आगे इसके बारे में और बताएंगे। एक लाइन क्या लिखा है देखिए कि टॉम सिबल ओरेकल कंपनी में पहले क्या काम करते थे और बाद में क्या किए ना कि 2005 में वो खुद का अपना एक मतलब सिबल सिस्टम बना लिए, जिसको क्या किया गया ओरेकल कंपनी के द्वारा 2006 में खरीद लिया गया। समझ गया बातों को, तो देखिए ये हमें कोशिश की है आपके लिए कि आपको अच्छा समझ में आए। इसके लिए बहुत सारे लोग को जब मैं बोलता हूं तो कम समझ में आता है, तो इसीलिए मैं रिटेन फॉर्म में आपको दिखाने का कोशिश किया हूं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका,
आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है इंडिविजुअल हु परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉर हिज और हर, मतलब कोई भी है हिज और हर पर्सन, यूज इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? जो पर्सनल यूज के लिए आप कोई भी मतलब खरीदते हैं गुड्स और सर्विस, मतलब जो भी मतलब गुड्स खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं जो आप खुद उसको यूज कर जाते हैं फाइनली, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो फाइनल यूजर होता है उसको हम उपभोक्ता बोलते हैं, यानी कि कंज्यूमर बोलते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर आपको डिफरेंस क्लियर नहीं है कि कस्टमर और कंज्यूमर में, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। कंज्यूमर जैसे कि आप कोई भी सामान दुकान से खरीद कर लाएं और आप यूज कर गए, उसे आगे फॉरवर्ड नहीं किए किसी पर्पज़ से, बेनिफिट के पर्पज़ से या कोई और पर्पज़ से आप फॉरवर्ड नहीं करते, तो उसको कंज्यूमर कहते हैं। और कस्टमर कौन हो गया? जैसे कि आप दुकानदार को ले सकते हैं। दुकानदार क्या है? तो एक है, एक मतलब कस्टमर है। जैसे कि दुकानदार सामान खरीद के लाया और क्या करेगा? खुद भी यूज करेगा और वो क्या करेगा? उसमें से बेच भी सकता है, तो ये कौन हो जाएंगे? मतलब ग्राहक, कस्टमर हो जाएंगे। लेकिन कंज्यूमर जो फाइनली रूप से मतलब क्या किया कि यूज कर, जैसे कि आप एक शॉप खरीद करके लाएं तो फाइनली रूप से यूज कर गए तो आप कंज्यूमर हो गए। लेकिन दुकानदार अगर शॉप का बंडल खरीद के लाया तो कुछ बेच लिया, कुछ यूज कर गया, तो वो कौन हो जाएंगे? कस्टमर हो जाएंगे। समझ गया बातों को? चलिए अगला देखते, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है डैश डैश इज ए मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एम एट इम्बेडिंग अवेयरनेस ऑफ द क्वालिटी इन ए ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। जब ये आपको बात आए कि अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी मतलब क्वालिटी के बारे में पूरा फोकस जहाँ पे किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन से सिस्टम में ऐसा किया जाता है? तो आपको आंसर पता चल गया? बिल्कुल आंसर पता नहीं चला होगा क्योंकि इसका ऑप्शन है डी। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में हम सब कुछ अच्छे से देखते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, देखिए टोटल क्वालिटी अगर मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? इन दिस प्रोसेस, मतलब जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस डिटेक्टिंग एंड रिड्यूसिंग और इलिमिनेटिंग एरर। देखिए कई बार होता है जो प्रोडक्ट होता है उसमें आप एरर को रिड्यूस करते हैं, पूरा का पूरा ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और कई बार होता है कि उसमें से आप पूरा का पूरा इलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म ही कर सकते हैं। तो ये किसका पर्पज़ क्या होता है कि मतलब अच्छा प्रोवाइड करना क्वालिटी, तो क्या करेगा? पहले तो डिटेक्ट करेगा जो गड़बड़ी है उसको, और गड़बड़ी को या तो पूरा का पूरा निकाल के बाहर कर देगा या तो क्या करेगा कि उसको ज़्यादा है तो कम कर देगा। समझ गया बातों को? अगला पॉइंट देखिए क्या है, कह रहा है इट यूज द स्ट्रीम लाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रीम लाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये होगा कि बिल्कुल सभी कुछ एक सही मैनर में, मतलब बिल्कुल 1 by 1 फॉरवर्ड में अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलता है। यहाँ क्या लिखा है कि इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। इसका पर्पस ये होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कि कस्टमर को जो सर्विस दे रहा है, चाहे गुड्स दे रहा है, उसको इम्प्रूव करें डे बाय डे कंटिन्यूअस मैनर में। और इसमें ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो भी एम्प्लॉय है ना वो सब कैसा है? बिल्कुल ट्रेंड है। अगर ट्रेंड नहीं होगा तो कैसे पकड़ पाएगा कि जो क्वालिटी है या जो गुड्स है उसमें क्या डिफेक्ट है? ठीक है, तो बिल्कुल ट्रेंड मैनर में होता है। आप इस बात के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा कि आपको राइटिंग पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं इसको लिखा था रफ में, लेकिन फिर भी आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता चल रहा है राइटिंग तो मैं एक बार पढ़ के भी सुना रहा हूँ, तो आप अच्छे से देखिए। देखिए क्या है कि इट्स गोल इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी, मतलब जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसका इम्प्रूव करने के इसका पूरा प्रोसेस का गोल होता है। उस मतलब प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? तो गुड्स भी आ सकता है और सर्विस भी आ सकता है। समझ गया बातों को? चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला जो आपको चौथा नंबर क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन्वॉल्व लिस्ट इफर्ट ऑफ वाइल मेकिंग द परचेज डिसीजन। मतलब क्या? जैसे कि अब अगर आप दुकान पे कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो बहुत ऐसे सामान होता है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, 4 आदमी से पूछते हैं, दोस्त यार सबसे पूछते हैं कि ले या नहीं ले, क्या ले नहीं ले। ठीक है, लेकिन मतलब कुछ ऐसे सामान होता है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, आप पहले से उसका यूज करते रहते हैं और जाते दुकान पर डायरेक्ट ले लेता है। जैसे कि राशन का सामान हो गया तो आप क्या चावल लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिसाइड करते हैं? नहीं करते हैं। जैसे छोटा छोटा जो सामान हो, जैसे कि आप अपने यूज के लिए पेन कॉपी ये सब खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें डिसीजन नहीं लेते, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं रूटीन बाइंग। मतलब क्या? जो आपका डेली रूटीन में है, जैसे कि आपका टूथपेस्ट हो गया, नमक हो गया, मतलब जो डेली बेसिस पे आप यूज करते हैं ना उसी का ये होता है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं लेते, मतलब बहुत ज़्यादा इफर्ट नहीं लगाते हैं डिसीजन लेने के लिए खरीदने में। ठीक है,
चलिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि क्या है कि जैसे कि रूटीन जो बाइंग होता है ना, उसमें क्या होता है कि वो ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आप क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। कैसा यूज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे। जैसे कि कंज्यूमर जो होता है ना, यूज करता है जनरली। जैसे कि क्या हो गया, तो टूथपेस्ट हो गया, सॉप हो गया, शैम्पू हो गया, नमक हो गया, जो भी किराना का सामान हो गया वो सब कुछ हो गया। समझ गए, चाय कॉफ़ी जो कुछ भी आप लेते हैं वो सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डैश डैश अप्रोच इंटीग्रेटेड कंटेम्प्ररी थ्योरी ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस मार्केट एंड कस्टमर रिलेशन इकोनॉमी टू एक्सप्लेन द इमरजेंस ऑफ रिलेशन मार्केटिंग। देखिए सबसे पहले बात, ये पूरा का पूरा एक डिफिनीसन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है ही नहीं। इस डैश में क्या फील होगा कि पूरा का पूरा एक डिफिनीसन बन जाएगा। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वालिटी पूरा कुछ इसमें सेम रहेगा, लेकिन यहाँ जहाँ क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस आ गया ना, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंग्लो ऑस्ट्रेलिया अप्रोच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके जगह पे अगर आप फिल कर दीजिएगा एंग्लो ऑस्ट्रेलिया अप्रोच, तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस को डिनोट करेगा। किसको, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस को। लेकिन यहीं पे आगे आपको लिखा गया क्या कि नॉर्डिक अप्रोच। इसमें क्या होता है ना, चलिए हम थोड़ा आगे आपको दिखा देते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरेक्टिव थ्योरी के बारे में बात किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, इसके बारे में देखिए। आपको यहाँ से पूरा का पूरा डिफिनीशन याद नहीं है, तो आपको कितना बात याद रखना है कि जैसे कि एंग्लो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच की अगर बात करें तो आपको क्वालिटी मैनेजमेंट आपको दिखना चाहिए ऑप्शन में। जब क्वालिटी मैनेजमेंट ऑप्शन में दिखेगा तो आपको आंख मूंद के टिक लगा लेना। इस सब विशेष बात पे आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ये सब बातें एक्चुअली आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ ही मिलेगा। दूसरा बात क्या, अगर नॉर्डिक अप्रोच का बात करेगा तो सिर्फ इस क्वालिटी मैनेजमेंट के जगह पे आपको क्या देगा, इंटरेक्टिव थ्योरी दे देगा। ठीक है, इंटरेक्टिव थ्योरी देगा, बाकी कुछ इसमें भी सेम रहेगा। लेकिन इंटरेक्टिव थ्योरी की बात करेगा तो आपको कौन सा ऑप्शन में टिक लगाना है, तो नॉर्डिक अप्रोच में टिक लगाना है। समझ गए बातों को। देखिए जो बात मैं टू द पॉइंट बोलता हूँ ना, उसको आप टू द पॉइंट याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारा ऐसा कुछ है जो कि इसमें आपको समझ में नहीं भी आएगा ना, तभी भी आपको उसको याद रखने की कोशिश करना है। समझ गया, क्योंकि आपको एग्जाम में फाइनली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको इसमें पीएचडी ना तो हम करा रहे हैं और नहीं आपको करना चाहिए 12 नंबर के लिए। ठीक है, देखिए आगे है आपका क्या कि नॉर्थ अमेरिकन जो अप्रोच है, इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें जो होता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट होता है उसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्या, तो रिलेशनशिप किसके बीच में, तो जो बायर है उसके बीच में और सेलर के बीच में। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर क्या है। देखिए आपका 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि एडा। ठीक है, सबसे पहली बात कि एडा को आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। क्या होता है कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन होता है। देखिए कोई भी कस्टमर होता है, जैसे कि बाजार के अंदर, देखिए हम आपको फनल सिस्टम समझाए थे बहुत अच्छे से, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जब हम 2018 के कराए थे, तो पूरा का पूरा डायग्राम बना के आपको बताए हैं। अगर आप नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिएगा। मेरा एक एक वीडियो ना आपको एग्जाम के बाद याद आएगा कि सर क्या क्या बताए थे, वही टू द पॉइंट है एग्जाम में या नहीं है। ठीक है, देखिए आइडा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। देखिए सबसे पहले बात, मार्केट के अंदर क्या होता है कि एक फनल सिस्टम जो होता है ना, इस तरह से मोटा मोटा थोड़ा बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कस्टमर होता है इसमें होता है, ठीक है, अटेंशन में, उसके बाद जो नीचे इंटरेस्ट में, उसके बाद हो जाता है डिजायर, उसके बाद एक्शन। एक्शन में आ जाता है वही कस्टमर आता है जो फाइनली रूप से क्या करता है, सामान को खरीद लेता है। क्या करता है, फाइनली रूप से सामान को खरीद लेता है। जैसे कि बाजार में देखिए, अगर मैं सिर्फ मोबाइल का सर्वे करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लेना चाह रहे होंगे, लेकिन अभी उनको ये नहीं पता होगा कि कौन सा लेंगे, नहीं लेंगे, कौन सा कंपनी, कुछ नहीं पता होगा। जब उनको मोबाइल के फील्ड में और ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तब क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा। मतलब अब इंटरेस्ट जितना लोगों को बढ़ गया वो थोड़ा कम हो गया, अब उससे भी कम हो जाएगा, उसका बिल्कुल डिजायर बन गया कि नहीं नहीं हमको लेना ही लेना है। अब डिजायर बनने के बाद वो फाइनल रूप से सब कुछ सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे कंपनी उम्पनी मतलब डिजाइन उजाइन सब कुछ सिलेक्ट कर ले, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, एक्शन हो गया उनका। जब यही एक्शन हो गया, इसके मतलब अब ये क्या हो जाएंगे कि फाइनली रूप से कस्टमर बन जाएंगे, ये खरीद लेंगे सामान को। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो यानी कि स्टेज ऑफ थ्रू द प्रोसेस इज, तो क्या होता है, ये कंज्यूमर होता है, मतलब जो ग्राहक होता है ये होता है फाइनल स्टेज में। समझ गए बातों को। चलिए देखिए, तब इसका मतलब थोड़ा सा हम देखते हैं आगे सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन नहीं लिखे, इतना ही बताएं। अगर इसका विशेष सॉल्यूशन देखना है ना, तो आप प्रीवियस ईयर 2018 वाला जरूर एक बार देखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में भी क्या है कि एक तरीके से इसको भी आप मतलब एक डिफिनीशन के तौर पे ही ले सकते हैं। देखिए डैश डैश इज ए मतलब कोर
कस्टमर सेंट्रिक। देखिए कोर कस्टमर सेंट्रिक की जब ये बात करेगा ना, ये चारों एक्चुअली क्या है ना कि CRM का टाइप है। अगर आपसे पूछ दे कि CRM का टाइप कितना है तो 4 है। कौन कौन है? तो यही है, ऑपरेशनल, एनालिटिकल, स्ट्रेटजिक और कोलैबोरेटिव होता है, ठीक है। और इस चारों टाइप के बारे में हम आपको थ्योरी लिख करके बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम इसका आंसर आपको बता रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि सर आप मुझे मतलब थोड़ा सा थ्योरी बताइए, तो जो मेन टॉपिक है ना उसका हम आपको कॉपी में लिख करके उसका थ्योरी हम आपको समझा देंगे। टाइप करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं लिख के पूरा समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो देखिए चारों CRM का टाइप हो गया, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा है कि जब ये बात करें आपसे कौन यानी कि कस्टमर कॉन्सेंट्रिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटेजिक CRM हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक CRM क्या? कस्टमर को कॉन्सेंट्रिक किया जाता है। समझ गए बातों को? इसमें एम क्या होता है ना कि फाइनली रूप से उसमें कस्टमर को ध्यान दिया जाता है। कस्टमर मतलब ग्राहक को, दुकानदार एक तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए जो आपका 7 नंबर का सॉल्यूशन है क्या है, देखिए कह रहा है कि इट इज ए टाइप्स ऑफ CRM इन विच द मतलब बिजनेस पुट द कस्टमर फर्स्ट। समझिए बातों को। स्ट्रेटेजिक CRM जो है क्या है? एक टाइप है CRM का, जैसे 4 को था तो उसी में से एक ये भी है। और इसमें बिजनेस में क्या किया था? सबसे पहले किसको रखा जाता है? तो कस्टमर को फर्स्ट रखा जाता है। इसीलिए तो बोला गया था क्या कि कस्टमर सेंट्रिक बोला गया था। मतलब हिंदी में बोले तो इसे व्यवसाय ग्राहक को पहले रखा जाता है। व्यवसाय ग्राहक बोले तो जैसे कि दुकानदार हो गए या खरीदार हो गया, जो बल्क में सामान को लाता है और एक छोटे रिटेलर लेवल पे बेचता है। समझ गए बातों को? उसके बाद देखिए एक लाइन क्या लिखा है गया कि किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर वॉइस जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या? सर्वाइव करने के लिए। कस्टमर वॉइस बोले ना तो मतलब फ्री एडवर्टाइजमेंट। क्या हो गया? फ्री एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है, कोई ब्रांड अच्छा है, तो उसको आप क्या करते हैं? खुद ब खुद प्रचार करने लगते हैं, अपने दोस्तों को बताने लगते हैं। इसके मतलब क्या हो रहा है? आप फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं मतलब प्रोडक्ट का, और आपके दोस्त का आपके ऊपर विश्वास भी ज़्यादा हो रहा है। मतलब कंपनी का क्या हो रहा है कि ग्रो हो रहा है। मतलब अच्छे से कंपनी अब सर्वाइव कर सकता है, उनको किसी भी तरह का घाटा नहीं लगेगा। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि इट कलेक्ट द कस्टमर ऑल टाइप्स ऑफ डाटा एंड सेगमेंटेशन जो होता है ना, जैसे कि सेगमेंटेशन एंड देन क्या करता है कि उसके सर्च करता है क्या? तो टारगेट कस्टमर क्या है। जैसे कि देखिए इसमें क्या होता है कि सभी जो डाटा है ना कस्टमर का उसको ले लिया जाता है, उसके बाद उसको सेगमेंटेशन कर लिया जाता है। सेगमेंटेशन की मतलब बांट लिया जाता है कि कौन सा कस्टमर है जिसके ऊपर हम फोकस करें, यानी कि उसमें से सर्च करता है पूरे डाटा में से कि टारगेट कस्टमर क्या है। मतलब जो टारगेट कस्टमर है उसी को हम मेल भेजेंगे, उसी को हम मैसेज भेजेंगे, उसी को टेक्स्ट करेंगे, उसी को कॉल करेंगे, ताकि वो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में क्या करे? मदद करे। समझ गए बातों को? चलिए देखते हैं अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगर ये सिस्टम आपको पसंद आ रहा होगा तो मैं वेट करूंगा आपके फीडबैक का कि इस फॉर्मेट में चाहिए या मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के ऊपर ही इसका आंसर बोल के सुना दूं। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखिए। आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मार्क बेनिफो इज ए CEO ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग CRM प्लेटफॉर्म। तो कौन से प्लेटफॉर्म के CEO है? कौन? तो मार्क बेनिफो। आपको आंसर पता चल गया। आप आंसर लगाते रहिए, हम हर क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे आपको कि आप आंसर लगा लिए कि नहीं, आपको खुद से आंसर सेलेक्ट करना है। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? किसके CEO है ये? तो यह है सेल्सफोर्स के CEO है, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से देखते हैं कि क्या है इसका सॉल्यूशन। समझ गए बातों को? देखिए अब 8 नंबर जो आपका क्वेश्चन था इसके बारे में आप अच्छे से जब देखिए लिखने कि क्या होता है ना, लिख करके समझाने में कि आपको वो प्रॉपर डाटा सब लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में मिल जाता है, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है कि सेल्सफोर्स क्या है? मतलब इट इज ए अमेरिकन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या है ये? तो एक अमेरिकन कंपनी है जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्लाउड बेस्ड का मतलब अगर हम बात करें तो मतलब एक कंपनी के अंदर एक ऐसा स्टोर जहां पे आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर अपना डाटा को स्टोर कर सकता है। जैसे कि अपना गूगल का क्लाउड अलग है, जिस कंपनी का आप फोन यूज करते हैं तो बहुत सारे कंपनी का अपना अपना क्लाउड अलग है, ठीक है। जैसे कि आप रेडमी का फ़ोन यूज़ करते हैं, देखिएगा रेडमी का भी उसका क्लाउड अपना अलग है। तो ये सब क्या होता है ना कि उस कस्टमर को, जैसे कि आप जिसका कस्टमर है वो क्या कर रहे हैं कि आपके डाटा को वो स्टोर कर रहे हैं। मतलब आप अपना डाटा बहुत दिन बाद भी वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि आप फेसबुक, ट्विटर, मतलब जहाँ भी जो सोशल मीडिया साइट है वहाँ अगर अपना फोटो अपडेट करते हैं तो अपलोड कर देते हैं तो 2 साल 3 साल बाद भी आपको दिखाई देता है। इसके मतलब वो कहाँ पर स्टोर है? तो क्लाउड के अंदर ही स्टोर है। समझ गए बातों को? अब देखिए इसका आपको हेड क्वार्टर कहाँ है ये याद रखना है, मुख्यालय तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, ये आपको याद रखना है।
ये क्या प्रोवाइड करता है, तो ये CRM यानी कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ऑल्सो प्रोवाइड करता है क्या, तो स्वीट हो गया, ठीक है। और ये फोकस करता है किसके ऊपर, तो सर्विस के ऊपर फोकस करता है, जो कस्टमर को कैसा सर्विस देना है उसके ऊपर फोकस करता है। एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन के ऊपर भी फोकस करता है, और क्या, तो एनालिटिक्स भी करता है, ठीक है, कि मतलब कौन सा कंपनी या कौन सा कस्टमर कैसा, उसका एनालिटिक भी करता है। और देखिए ये एक तरीके से क्या है ना कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी करता है, मतलब एप्लीकेशन जो होता है ना उसको भी क्या करता है, डेवलप करता है, किसके द्वारा, तो CRM यानी कि जो मतलब फोर्स, जो सेल फोर्स कंपनी है उसके द्वारा क्या किया जाता है कि एप्लीकेशन को भी डेवलप किया जाता है, और CRM मतलब सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको यहाँ याद क्या रखना है कि कैसा कंपनी है, तो क्लाउड बेस्ड कंपनी है। कौन से देश की कंपनी, तो अमेरिका की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सैन फ्रांसिस्को। ये क्या मतलब प्रोवाइड करता है, तो CRM एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, समझ गया। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन आएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि डैश डैश इनेबल द मार्केटिंग फोर्स टू एक्सेस कस्टमर रिलेटेड डाटा फॉर डिजाइनिंग एग्जीक्यूटिंग एंड इवेल्युएटिंग द टारगेट ऑफर एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहली बात आपको फोकस इसमें क्या पर करना है कि टारगेट एंड ऑफर, टारगेट किसको करना है, कस्टमर को। कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, उसी को क्या करते हैं कंपनी ऑफर करते हैं, उसे कम्युनिकेट करने का कोशिश किया जा रहा है, उसको एवेल्युएट करने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये सब कहाँ पे ये सब चीज़ें होगा, तो ये होगा आपके यानी कि मार्केट ऑटोमेशन में। देखिए मार्केट ऑटोमेशन आप इसको पढ़िएगा तो बिल्कुल सूटेबल बैठेगा। मार्केट ऑटोमेशन इनेबल द मार्केटिंग फोर्स टू एक्सेस कस्टमर रिलेटेड डाटा फॉर डिजाइनिंग एग्जीक्यूटिंग एंड इवेल्युएटिंग द टारगेट ऑफर एंड कम्युनिकेशन। समझ गए बातों को। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं मार्केट ऑटोमेशन। इसमें चारों जो ऑप्शन लिखा गया है ना ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा हम इस ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मार्केट ऑटोमेशन में क्या होता है, इट इज़ ए टेक्नोलॉजी डैट क्या करता है कि मैनेज मार्केट प्रोसेस। ये क्या करता है मार्केट ऑटोमेशन कि मार्केट प्रोसेस को क्या करता है, मैनेज करता है। एंड आल्सो मतलब एक ही टाइम में क्या करता है, मल्टीपल ऑफ चैनल को, मतलब मल्टीपल ऑफ टास्क को एक ही बार में क्या करता है, ऑटोमेटेड करता है। जैसे कि जो भी मशीन होता है तो क्या करता है, उसको उसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर फिट है तो एक ही बार में बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। समझ गए बातों को। देखिए जैसे कि आप कोई भी कंपनी का अगर आप मतलब सपोज कीजिए कि नेटवर्क यूज करते हैं तो एक ही बार में कितना लाखों करोड़ों नेटवर्क को इधर से उधर ट्रांसफर करता है, समझ गए ना बातों को। तो उसी तरह से ये ऑटोमेटेड होता है चीज़ें। देखिए आगे क्या पॉइंट लिखा गया कि विथ मार्केट ऑटोमेशन, मतलब मार्केट ऑटोमेशन के साथ क्या होता है कि बिजनेस कैन टारगेट कस्टमर विथ द ऑटोमेटेड मैसेज अक्रॉस द मेल हो गया, वेब हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया की तरह हो गया, सोशल मीडिया के तहत हो गया, टेक्स्ट के तहत हो गया। जैसे देखिए इसमें क्या होता है ऑटोमेटेड मार्केट में कि बिजनेस क्या होता है कि ऑलरेडी मतलब जैसे कि कोई ज़रूरत नहीं कि वहाँ हमेशा ऑपरेटर बैठा ही रहेगा तो टारगेट करेगा, नहीं, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई करते रहता है कि कौन सा कस्टमर को क्या चाहिए, उसको कौन सा मैसेज देना है, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए आपके मोबाइल का डाटा खत्म होने वाला है तो क्या कर रहा है, आपको जिस भी कंपनी का सिम यूज कर रहे तुरंत आपको मैसेज दे देगा कि सर आपको डाटा खत्म होने वाला है, आप क्या कीजिए ना कि पैक एक छोटा सा ले लीजिए। इसके मतलब वो कैसे हो रहा है, तो ऑटोमेटेड हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं ऑटोमेटेड मार्केटिंग बोले ना उसको, क्योंकि आपको तुरंत क्या कीजिए मैसेज कर दिया कि सर आप डाटा ले लीजिए। और वो कंपनी के लिए क्या हो रहा है कि मार्केटिंग ही तो हो रहा है, वहाँ पे कोई आदमी तो नहीं बैठा है ना, लेकिन फिर भी वो काम हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और ऑप्शन था उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि सेल्स फॉर ऑटोमेशन, सेल्स फॉर ऑटोमेशन में क्या होता है कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ सेलिंग प्रोसेस, जो सेल्स प्रोसेस होता है उसका ये पार्ट होता है। आर ऑटोमेटेड बाय ए सॉफ्टवेयर टूल, ये किसके द्वारा होता है, तो जो सॉफ्टवेयर टूल होता है जो फिट होता है कंप्यूटर के अंदर उसी के द्वारा ये होता है, ठीक है। इट फोकस किस पे फोकस करता है, तो यानी कि जो रिपीटेटिव होता है ना, जो कोई भी टास्क होता है जो बार बार होता है, रिपीट मैनर में होता है, उसमें क्या लगा देता है, यानी कि ऑटोमेशन सिस्टम लगा देता है। समझ गए बातों को। जो बार बार जो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना होता है वहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम आप देखिएगा ज़्यादातर लगा रहता है। और जिसको मतलब बार बार चेंज होता है वहाँ पे जनरली नहीं लगा होता है, क्योंकि वहाँ पे इफिशिएंट वर्क नहीं होता। अगर बार बार चेंज होना मतलब करना पड़ा तो फिर वहाँ पे ऑपरेटर का ज़रूरत होता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे रिपीट मैनर में वर्क होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, क्या, तो ऑटोमेशन सिस्टम होता है वो, ठीक है। अब देखिए सर्विस ऑटोमेशन में क्या होता है कि इट डिलीवर ए सर्विस इन यानी कि ऑटोमेटेड मैनर। क्या करता है यहाँ पे कि सर्विस जो डिलीवर होता है ऑटोमेटेड मैनर में होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड एप्लीकेशन और पोर्टल, जैसे कि देखिए
बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन और पोर्टल है। सपोज कि जैसे कि देखिए यूट्यूब क्या है, तो ये कि मान लीजिए कि आपको एक मतलब वेबसाइट है, ये मतलब वीडियो सर्चिंग वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ वीडियो हम बना के डाल दिए, आपको जब मन होगा तब क्या कीजिएगा, वहाँ से सर्विस ले सकते हैं। तो ये भी क्या है, तो ये एप्लीकेशन पोर्टल की तरह मतलब बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ से आप क्या करते हैं कि वहाँ से आप उसको इंस्टॉल करके रख लेते हैं, आपको जब मर्जी होता है तब वहाँ से देखते हैं। मतलब क्या है, वो एक सेल्फ सर्विस सॉल्यूशन हो गया। समझ गया बातों को। अब अगला पॉइंट देख लीजिए थोड़ा क्या है, मतलब जो आपका अगला ऑप्शन था वो ये था कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का मतलब हो गया कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने आप मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा को जाना। जैसे कि हम एग्जांपल दिए थे पीछे आपका कि क्या हुआ कि आपका मोबाइल का डाटा खत्म हो गया या रिचार्ज खत्म होने वाला, तो उससे 5 दिन पहले ही क्या आ रहा है कि आपके डिवाइस पे मैसेज आना शुरू हो गया। तो ये कहाँ से आ रहा है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ही तो आ रहा है। समझ गए ना बातों को। तो यही होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंजिंग में। देख रहे हैं, ये सब हम रफ पेज में ही लिखे थे, ये सब इसीलिए ऐसा घासा हुआ भी है, ठीक है। तो मतलब लेकिन आज बताइएगा आप जरूर कि क्या आपको जो मैं दे रहा हूँ ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मुझे तो लग रहा है आपको अच्छा लगना चाहिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग CRM अप्रोच फोकस ऑन सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड IT प्लेटफॉर्म एंड एनालिटिकल कॉम्पिटेंस। देखिए सबसे पहली बात है, ये पूरा का पूरा एक डिफिनीसन ही है, आप ऐसा आपको मान के चलना है। ये किसका डिफिनीसन है, तो हार्ड CRM अप्रोच है ना, उसी का ये डिफिनीसन है। तो आप इसको 2-3 बार पढ़िए और इसके साथ इसको को रिलेट करके रखिए। कुछ ऐसा टर्म है जो आपको याद की तरह ही रखना पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मैक्सिमम तो हम आपको समझा ही देते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्ट डिफिनीसन है तो आप भी 2-3 बार देखिएगा तो आपको याद रहेगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि विथ द हेल्प्स ऑफ, मतलब यहाँ पे डैश है, विथ द हेल्प्स ऑफ डैश ए कस्टमर कैन इंटरेक्ट विथ द बिजनेस कंप्यूटर बाय इंटरिंग एप्रोप्रिएट मेन्यू ऑप्शन। देखिए जैसे कि आप किसी भी मतलब जैसे कि आप सपोज कीजिए मतलब आप मोबाइल से कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले तो आप फ़ोन लगा देते हैं, उसके बाद उधर से एक प्री रिकॉर्डेड वॉइस आता है, आपको बोलता है अगर कस्टमर केयर से बात करना तो इतना दबाए, बैलेंस से रिकॉर्डिंग अगर आपको जानना है तो इतना दबाए। तो ये सब कहाँ पे होते रहता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा इंटरेक्टिव, आने की वीडियो इंटरेक्टिव वॉइस होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। इंटरेक्टिव ये हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आपका, ठीक है। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स हो जाएगा। मतलब देखिए इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर फिल कीजिएगा ऑप्शन तो सूटेबल हो जाएगा। देखिए विद द हेल्प्स ऑफ इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स ए कस्टमर कैन इंटरेक्ट विथ द बिजनेस कंप्यूटर बाय इंटरिंग ए अप्रोप्रिएट मेन्यू ऑप्शन। जैसे कि आप फ़ोन करते हैं, उसके बाद आपको क्या बोलता है ना कि सर आप इतना दबाइए, अगर ये काम करना चाहते हैं तो इतना दबाइए। तो मतलब क्या करें, आप उसी ऑप्शन को चुनिएगा, एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनिएगा, तो आप वहां तक क्या कीजिएगा, पहुंच पाइएगा। समझ गया बातों को, और वो काम आपका हो पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच में क्या फील होगा, तो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स फील होगा। ये कैसा होता है, चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता भी देता हूँ। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसके बारे में देखिए, ये क्या कह रहा है कि इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स इट इज ए ऑटोमेटेड, क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलीफोनी होता है, टेलीफोनी मेन्यू होता है सिस्टम दैट इंटरेक्ट विथ द, मतलब किसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो जो भी इसका कॉलर है, मतलब जो इसको कॉल किया है और इसके रूट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। मतलब उसको प्रॉब्लम जो भी रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, जैसे जैसे आप ऑप्शन दबाते हैं वैसे वैसे वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करते चल जाता है, ठीक है। देखिए आगे, इट हेल्प द असिस्ट द कस्टमर और रूट कॉल्स विदाउट ए लाइव ऑपरेटर। सबसे पहली बात क्या है कि हमेशा अगर लाइव ऑपरेटर नहीं भी रहता उस कंपनी के अंदर, तभी भी ये प्री रिकॉर्डेड वॉइस की वजह से आपका काम चल जाता है। समझ गए। जैसे कि कई बार आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ देखते हैं एक चैट बॉक्स होता है, वहाँ अगर बोलता है कि आपको चैट करना है या बात करना है, तो बात करने के लिए वहाँ पे आपको ऑप्शन देता है। जब वहाँ से आप बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा वो क्या कहता है कि आपको जो ऑप्शन देता है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, तब आप वहाँ पे पहुँच पाते हैं। समझ गए। तो ये कैसा होता है, प्री रिकॉर्डेड वॉइस होता है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 12 नंबर। ध्यान से देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिचुएशन मॉडरेटर दैट इफेक्ट द फाइनल कस्टमर एक्सपीरियंस। मतलब इसमें से कौन है जो फाइनल कस्टमर है उसको मतलब क्या करता है कि इफेक्ट नहीं करता है, मतलब प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए ये जो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये प्रभावित नहीं करता है, यानी कि एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर प्रभावित नहीं करता है, यानी कि ग्राहक का दृष्टिकोण। जबकि टाइप्स ऑफ स्टोर हो गया, स्थान हो गया, और ये इकोनॉमी क्लाइमेट हो गया, ये सब प्रभावित करता है। चलिए हम थोड़ा सा आपको आंसर और डीपली में दिखा देते हैं। देखिए
इसका आंसर हो जाएगा कि यानी कि फाइनल कस्टमर के अनुभव को प्रभावित कौन कौन करता है, ये यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ठीक है, वहाँ पे पूछा गया था कि कौन प्रभावित नहीं करता है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन प्रभावित करता होगा। तो जैसे कि स्टोर हो गया, लोकेशन हो गया, कल्चर हो गया, ठीक है, इकोनॉमी क्लाइमेट हो गया, सीजन हो गया, उसका गोल क्या है वो हो गया, ठीक है, उसके बाद टास्क हो गया, ठीक है, उसके बाद सोशल डेमोग्राफी हो गया। तो ये सब क्या करता है ना कि उसके ऊपर इफेक्ट डालता है जो फाइनल कस्टमर होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए एक बार और हम उसको देख लेते। देखिए अब तो आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों के लिए ये जो काम देख रहे हैं ना, बहुत मेहनत करके आपके लिए इन सभी चीज़ों को टू द पॉइंट कलेक्ट किया जाता है। तो आप लोग का काम क्या है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें, तभी हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करते। देखिए मैं एक वीडियो को बनाता हूं ना तो अपना 100% इफर्ट उसमें डालता हूं, उसके बाद लेकर के आता हूं। आप लोग को लगता होगा सर 10-20 मिनट के लिए अंदर कलेक्ट कर लेते होंगे और लेके आ जाते होंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हर एक क्वेश्चन के बारे में सोचना, उसके बारे में लिखना, मतलब हर कुछ आपके लिए, मतलब मैं हमेशा ये सोचता हूँ हर एक क्वेश्चन के पीछे ना कि आपको कितना ज़्यादा बेस्ट दे सकूँ, और इसके लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।